ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझाया जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझने से पहले सबसे पहले जो है हमको इसकी डिफिनीशन के बारे में जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका अगर आपको अगर ऐसे समझना रहे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, तो इसको समझेंगे कि जो कार्य वर्तमान में जारी है, जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे जो कार्य वर्तमान में जारी है उसको हम जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रख देते हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझने से पहले जो है सबसे पहले जो है हमको इसकी डिफिनीशन के बारे में जानना पड़ेगा। क्या इसकी डिफिनीशन है, लिखा है और ये डिफिनीशन अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में भी क्या है, ये डिफिनीशन आप इसका यूज करते हैं। लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया के अंत में रहा है, रही हूं, रहा हो है, रहे हो, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने के समय का समय नहीं दिया होता है। जो कार्य रहता है उसके जारी रहने का समय क्या होता है, नहीं दिया रहता है, उसको जो है किसमें रख देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में क्या करते हैं, रख देते हैं। अब जैसे एक नोट है, इसका लिखा है इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि जारी है। इससे मतलब ये ज्ञात होता है कि जो कार्य है वो भी पूरा नहीं हुआ है, क्या वो अभी जो है जारी है। तो अब जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो है हम चार इसके प्रकार होते हैं। लास्ट में यहां पर अगर आपको समझना है तो लिखेंगे रहा है, रही हूं और रहे हो, ये आता है इसमें। और अगर इसको आपको हेल्पिंग में समझना है कि इसमें हेल्पिंग में क्या लगती है, तो आपको आप जानना पड़ेगा। यहां हेल्पिंग में लगता है इज, एंड और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है यूज की जाती है इसका सेंटेंस बनाने के। और लास्ट में अगर पहचान करना है तो लास्ट में लगेगा रहा है, रही हूं और रहे हूं। और इसका जो मैं आपको बता दिया कि मतलब जो कार्य है क्या अभी जो है क्या जारी है, मतलब वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। और जब ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए और लास्ट में ये दे दे तो उसको जो है हम जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में रख देंगे और इस इज एम आर का जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उसमें जो हम क्या करते हैं। अब जो जैसे जो है हम रूल समझेंगे इसका। रूल फर्स्ट दिया है इसमें, रूल फर्स्ट समझने से पहले हमको जो इसमें डिफिनीशन दिया उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। लिखा है यदि कर्ता सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन हो तो इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का जोड़कर लिखा जाता है, परंतु आई के साथ एम लगता है। मतलब जो वर्ब होगी उस वर्ब में हम जो है क्या किसके जोड़ेंगे, वर्ब में जो है हम आईएनजी साथ फॉर्म में मैंने लिख दिया, वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये रूल फर्स्ट का नियम। अब फर्स्ट नियम के हिसाब से आप जो है इसको समझना है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब की उस फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। परंतु आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे आई के साथ भी, लेकिन आई के साथ हमेशा जो है एम का प्रयोग होता है। केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की श्रेणी में टेंस में जो है क्या होता है। अब रूल सेकंड है, रूल सेकंड है क्या दिया है, यदि कर्ता सब्जेक्ट यू, दे, वी या बहुवचन की संज्ञा प्लूरल हो तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग जो है हम करते हैं आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग करने के लिए। आर के साथ तो आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अभी मान लीजिए अगर आपको समझना रहे कि कैसे आई के साथ, जैसे फर्स्ट रूल जो हमने बताया कि आई के साथ जो है ये जैसे मान लीजिए हम आई एम लगा के जैसे प्रयोग कर रहे हैं, इसका एग्जांपल आप देख लें। आई के साथ हम आई एम लगा के प्रयोग करने से लिखा है आई एम ईटिंग मैंगोज। आई एम ईटिंग मैंगोज जब आपने ये कह दिया, आई के साथ देखिए हम यहाँ पे क्या किसका प्रयोग कर रहे हैं, एम का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वर्ब में जो है वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं। इसका मतलब एक चीज स्पष्ट है कि ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का टेंस है। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे मैं आमों को जब इसका हिंदी बनाया कहेंगे मैं आमों को खा रहा हूं, और आमों को खा रहा हूं तो यहां मैंगोज लगाए।
और मैंगोज और आई के साथ जो है एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब की में आईएनजी जोड़ देंगे तो एक चीज ऐसी स्पष्ट हो जाएगी कि जो है आई के साथ ये जोड़ के जो है इसका प्रयोग कर ले रहा है। अभी समझ लीजिए आपको वी के साथ प्रयोग करना रहा है, वी के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, तो आई का था, वी के साथ अगर आपको प्रयोग करना रहा है तो लिखा है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब वी आर प्लेइंग क्रिकेट, अब वी के साथ हमने जो है आर का प्रयोग कर दिया। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे हम लोग, जब इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और बी के लिए हमने हम का प्रयोग कर दिया और बी के साथ हम आर का प्रयोग कर देना था। हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस है। अब जो अगला एक और दिया है, इसमें लिखा है कि ही के साथ प्रयोग करना है तो क्या प्रयोग करेंगे, ही के साथ अगर आपको प्रयोग करना रहेगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड में आइए वी के साथ आप आर का प्रयोग करके यहां पर जो है इसका प्रयोग कर ले रहे हैं। वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। लिखा था कि यदि करता सब्जेक्ट यू दे वी या बहुवचन की संज्ञा प्लूरल नाउन हो तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया हमने वी के साथ आर का प्रयोग कर दिया और आर के में जो है वर्ब में क्या है, वर्ब है और वर्ब में हम जो है आईएनजी का क्या प्रयोग करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है हम प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी का प्रयोग करते रहे। अतः ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है क्या था, ये नियम था। अब जो है अगला आपको अनुवाद करने के नियम समझाए जाएंगे, किस तरह से इसमें अनुवाद किया जाता है। अब आपको समझाया जाएगा अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम मैंने बताया कि केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और बाकी ही सी इट अगर रहे तो उसके साथ किस का प्रयोग करेंगे और उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और आर का प्रयोग यू के साथ होता है, दे के साथ होता है और ये बहुवचन जो होता है उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं, उसमें आईएनजी को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। अब सबसे पहले अनुवाद करने के नियम में जो है हम सबसे पहले जो है समझेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं। फर्स्ट है, इसमें लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस के नियम को समझने से पहले जो है ये बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य समझने से पहले जो है इसके रूल्स के बारे में हमको समझना पड़ेगा। लिखा है आई के साथ एम, ही सी इट तथा एक वचन की संज्ञाओं सिंगुलर नाउन के साथ इज और यू वी दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर आपको इसका पॉजिटिव सेंटेंस को समझना रहेगा तो ये आपको बनाएंगे आप। जैसे मान लीजिए आपको अगर यू का कोई प्रयोग करके बनाना है, मान लीजिए आपको यू का कोई प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा है, लिखेंगे आप यू, मैंने बताया यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। अब यू के साथ देखिए मैंने आर का प्रयोग कर दिया और आर का जब प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब जो है सेंटेंस क्या है, एक तो आईएनजी लगा दिया तो कंटीन्यूअस का, यू के साथ आर का प्रयोग कर रहे हैं। जब इसका हिंदी बना कहेंगे तुम खेल रहे हो, जब इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे तुम खेल रहे हो और खेलने के लिए हमने आर का प्रयोग आईएनजी लगा दिया और ये कर सकते हैं जो है किसका है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये जो है सेंटेंस है। आर का प्रयोग आपने कर दिया। अब देखिए दिया है आर का प्रयोग करके दिया। अब इसका सेकंड में क्या दिया, पॉजिटिव का सेकंड रूल है, लिखा है इस टेंस में इज एम आर का प्रयोग सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। मैंने बताया भी आपसे कि इज एम आर का प्रयोग इसमें जो कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे सहायक क्रिया के जैसे प्रयोग करते हैं इज एम आर का इस सेंटेंस में। और थर्ड दिया है, सेकंड था पॉजिटिव का वो जो क्या था सेकंड नियम था कि सेकंड का जो नियम बनाते तो कह रहा है कि इज एम आर के साथ, जैसे इज है, एम है,
और आर, इसके साथ जो है किसका प्रयोग करेंगे आप, आईएनजी का। और आईएनजी का किसका, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं इज एम आर के साथ, नियम के हिसाब से। लिखा है थर्ड में, इज आईएनजी जुड़ी हुई क्रिया मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, जिसमें जिस भी सेंटेंस में आईएनजी जुड़ी हुई क्रिया वर्ब में जब आईएनजी जोड़ देंगे तो उसको किसमें रख देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मेन वर्ब की श्रेणी में, या जो है मुख्य क्रिया की श्रेणी में उसको क्या करते हैं, हम रख देते हैं। ये तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। अगला सेकंड है, इसमें सेकंड दिया है निगेटिव सेंटेंस। सेकंड दिया है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जब इसका हिंदी बनाते हैं कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जब इसका हिंदी बनाएंगे क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य को संबंधित इसका ट्रांसलेशन या टेंस बनाने से पहले जो है हमको इसकी डिफिनेशन के बारे में, नियम के बारे में समझना पड़ेगा। क्या लिखा है, इस क्रिया सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नहीं के लिए नाट का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया में जब हम जो है पॉजिटिव बनाए तो उसमें नाट का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे इसमें जो है कि कहां प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में जो हम किसका प्रयोग करेंगे, ये नाट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल जानना है कैसे प्रयोग कर रहा है तो लिखेंगे आप, द ट्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। द ट्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। अब बोला इसमें, आपने जब नियम पढ़ा था मैंने बताया था आपको कि क्या लिखा था इस नियम में, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नहीं क्या प्रयोग करते हैं। अब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, अब मुख्य क्रिया क्या है, रिंग है, और सहायक क्रिया इज है, और इज और इसके बीच में किसका प्रयोग कर रहे हैं, नाट का प्रयोग कर रहे हैं। तो और जो वैसे इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम बनाएंगे कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में हम नाट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर एम भी रहता तब भी हम ऐसे लिखते, और आर भी रहता तब भी हम इसी तरीके से इसका प्रयोग करते। जब इसका हिंदी बनाएंगे, प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। और ये इज का प्रयोग यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर लिख सकते हैं आप, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। और यहां पर ये जो है नकारात्मक सेंटेंस आपको समझाया गया है। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझने से पहले जो है इसके बारे में जानने के लिए हम जो है सबसे पहले इसका हमको डिफिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है कैसे सेंटेंस या जो है हम सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले प्रथम दिया है, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या लगा है तो क्या के लिए वाक्य का प्रयोग नहीं होता है। जब भी हम क्या से कोई सेंटेंस शुरू करेंगे, क्या से सेंटेंस शुरू करेंगे तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, और लास्ट में जो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक चीज ये तो जब ऐसा आ जाए तो उसको किस पर देंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये तो आपको बताया गया था, इसमें लिखा है कि क्या के लिए, फर्स्ट में क्या के लिए वाक्य का प्रयोग नहीं करते। जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो हम क्या वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज एम आर और कर्ता को क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। जो सहायक क्रिया होती है उसको हम पहले लिख देते हैं। हम वहां पर जो है हेल्पिंग क्या नाम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम जो है नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल जानना है कैसे करते हैं, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, लिखा है इज मदर नॉट टेलिंग द स्टोरीज। इज मदर नॉट टेलिंग द स्टोरी। लास्ट में जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक और हो सकता है इसी का, इज मदर टेलिंग द स्टोरीज।
अब देखिए यहां लिखा है कि ये इज मदर नॉट टेलिंग द स्टोरी, क्या माता जी कहानियां नहीं बता रही हैं। जब क्या माता जी कहानियां नहीं बता रही हैं या सुना रही हैं, तो यहां पर देखिए यहां पर नाट का प्रयोग हमने कर दिया है। यहां पर तो क्या किया है, नाट का प्रयोग कर दिया है हमने। और क्या क्या के लिए फर्स्ट नेम में वाट का प्रयोग नहीं होता है, मैंने यहाँ पर वाट का प्रयोग नहीं किया। हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया, यहाँ पर क्या के जैसे प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और इज एम आर सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, इज एम आर को मैंने क्या किया, यहाँ पर इज को मैंने यहाँ पर माता जी के साथ इज का प्रयोग होगा, माता जी के साथ इज का प्रयोग है, इसलिए इसको हमने पहले लिख दिया। और यहाँ पर नाट का प्रयोग जो है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नाट का प्रयोग यहाँ पर कर दे रहे हैं, नाट लगा के। और ये इंट्रोगेटिव, ये जो है, ये जो प्रयोग किया इज मदर टेलिंग द स्टोरी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये इज मदर नॉट टेलिंग द स्टोरी, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ये वाला जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, ये वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है। और ये जो है कैसा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में इसको आप क्या करते हैं, रख लेते हैं। और यहां पर जो है मैं यहाँ पर इसके साथ ये इसका प्रयोग किया, वाट का प्रयोग यहां पे नहीं किया है। थर्ड था इंट्रोगेटिव का, थर्ड नियम था। फोर्थ नियम क्या दिया है, रोमन में लिख लीजिए। फोर्थ में क्या दिया है, लिखा है यदि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नाट का प्रयोग होता है। यदि ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो है भी है तो मुख्य क्रिया से पहले किसका प्रयोग होता है, नाट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है यहां पे लिखा है मुख्य क्रिया से पहले नाट का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप लिखा है वाई इज द प्यून, वाई इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। अब देखिए यहां पर वाई के साथ इज लगा, इज के बाद ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्यून लगा रहे हैं, प्यून के साथ हम क्या नाट का प्रयोग कर दे रहे हैं। और लास्ट में जो इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे, जो इसका हिंदी बनाएंगे कि जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो आप कहेंगे चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। इसका ये प्रयोग आपने कर दिया नाट का। अब देखिए दिया है, अगर मान लीजिए एक कहां के लिए प्रयोग करना है आपको, इंट्रोगेटिव में ही अगर आपको कहां के लिए प्रयोग करना है सेंटेंस में, तो कैसे प्रयोग करेंगे, लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए लिखा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब वाक्य के बीच में आया है तो सर्वप्रथम उन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर वाक्य के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है और कर्ता के बाद आईएनजी जुड़ी मुख्य क्रिया का प्रयोग क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है, आप एग्जाम्पल तो लिखेंगे आप वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। जब इसका हिंदी बनाए कहेंगे वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है। देखिए मैंने कहां का प्रयोग बीच में आया और बीच के भी आया, तो इसके लिए कहां का प्रयोग हम क्या करें, पहले कर दे रहे हैं नियम के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने जो कहां का प्रयोग क्या किया, पहले कर दिया। लिखा था बीच में आया तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते थे, तो बीच में आया कहां का और कहां का प्रयोग सर्वप्रथम हमने जो ट्रांसलेशन आया तो इसकी अंग्रेजी को लिख दिया। और कर्ता के लिखकर अनुसार सहायक क्रिया लिखी जाती है, कर्ता के बाद आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया ही के अनुसार हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और क्रिया में हम जो क्या कर रहे हैं, आईएनजी का प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, कर देते हैं। अगला फिफ्थ है लिखा है कौन के लिए हु आता है, ऐसे वाक्यों में हु के पश्चात की क्रिया क्या प्रयुक्त की जाती है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर अब लिखा है एग्जाम्पल इसका फिफ्थ का लिखा है हु इज रीडिंग हियर, हु इज रीडिंग हियर। और लास्ट में लिखा कौन के लिए हु आता है, तो कौन के लिए हमने यहां पर जब इसका हिंदी बनाए कहेंगे
कौन कौन यहां पढ़ रहा है। कौन यहां पढ़ रहा है, तो हु के लिए हु आता है, तो हु के पश्चात ही क्रिया के प्रयुक्त की जाती है। जैसे मान लिया तो हु के पश्चात क्रिया का प्रयोग कर दिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया आपने, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है क्या है, क्रिया है। तो मैंने हु के पश्चात इसका हेल्पिंग वर्ब क्रिया का प्रयोग कर दिया, जो इसका हिंदी बनाएंगे कौन यहाँ पर पढ़ रहा है, या कौन यहाँ पढ़ रहा है, और यहाँ रहा रही लगा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सिक्स था, सिक्स देखिए क्या दिया है, सिक्स रूल्स है, लिखा है कौन से सिलेक्शन प्रकट करने के लिए, जब भी कोई सिलेक्शन प्रकट करता होता है, तो कौन से के लिए विच का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए विच का प्रयोग आपको करना रहे, कौन से विच का प्रयोग अगर आपको करना रहे, इसका मतलब होता है कौन से, और कौन से का प्रयोग और क्या कह रहा है, सिलेक्शन के लिए, और क्या कह रहा है यहाँ सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन का भाव प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है विच का प्रयोग मान लिया आपको करना है, एग्जाम्पल तो आप यहां लिखेंगे, विच बॉय इज हेल्पिंग यू, यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे कैसे सिलेक्शन का भाव प्रकट हो रहा है, तो जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे विच बॉय इज हेल्पिंग यू, कौन से लड़के ने तुम्हारी मदद, तो कौन सा लड़का तुम्हारी मदद कर रहा है। जब इसका हिंदी बनाएंगे कौन सा लड़का तुम्हारी मदद कर रहा है, क्या लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कों किसी ज्यादा लड़कों की संख्या में किसी एक लड़के को क्या कर रहे हैं, हम चुन रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि कैसा वाक्य है, सिलेक्शन का वाक्य है। और इसका हमने बता दिया कौन सा लड़का तुम्हारी मदद कर रहा है, मतलब बहुत से लड़कों में किसी को क्या करना है, कि एक लड़के को क्या करना है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेवन देखिए क्या दिया है रूल, लिखा है किसे या किसको के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसे और किसको आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया अगर आपको उसका जानना रहे कैसे हुम का प्रयोग करते हैं, इसका एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हुम आर यू टीचिंग, हुम आर यू टीचिंग, हुम आर यू टीचिंग। अब हुम के साथ हम आर का प्रयोग करके बना रहे हैं। जब इसका हिंदी बनाएंगे तुम किसे पढ़ा रहे हो, इसका हिंदी बनाएंगे आप कहेंगे तुम किसे पढ़ा रहे हो, और लिखा है कि किसे या किसको के लिए हुम का प्रयोग करते, तो मतलब किसे के लिए हमने किसका प्रयोग किया, हुम का प्रयोग कर दिया। और इसका हिंदी बनाया तुम किसे पढ़ा रहे हो, ये जो है अब ये हुम का प्रयोग कर दिया, कैसा कैसा वो है वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड, और ये इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया। और ये क्या करना है, किसे के लिए हुम का प्रयोग करके लिख देना है कि तुम किसे पढ़ा रहे हो। एट है, लिखा है किसकी के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है, किसकी के लिए इसका प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसका एग्जांपल देखेंगे, किसकी के लिए कैसे एग्जांपल दिया है, लिखा है हुज बुक इज सीता रीडिंग। संज्ञा मैंने बताया था, जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम आ जाते हैं उसको संज्ञा रहता है और बड़ा से लिखते हैं। तो लड़की का नाम है तो बड़ा से लिखेंगे। इसका हिंदी बनाएंगे हुज बुक इज सीता रीडिंग। जब इसका हिंदी बनाएंगे सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, सीता किसकी पुस्तक सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, और किसकी के लिए मैंने यहाँ पर हुज का प्रयोग कर दिया, और वर्ड में आईएनजी लगाया तो ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल है। और रहा रही लगाया तो भी हम जान जाएगा। और ये इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में जो इंट्रोगेटिव साइन जो है क्या करेंगे, यहां लगा देंगे। ये जो था आपने हुज का पढ़ा आपने हुज का। अब जो है अगला दिया है
9 दिया है, हाउ मेनी, हाउ मेनी, तो इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे कितने। हाउ मेनी का जब हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे कितने। अब देखिए इसका क्या दिया है नियम, लिखा हाउ मेनी का अर्थ है कितने, यह शब्द संख्यावाचक है, तो संख्या को प्रकट करता है, तो किसी बहुत से लोगों की संख्या जिससे प्रकट हो, जैसे मान लिया अगर आप उसका एग्जांपल समझ रहे हैं कैसे संख्या प्रकट कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन फील्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जैसे जब इसका क्वेश्चन बना लिखा हाउ मेनी बॉयज प्लेइंग इन फील्ड, जब इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे कि कितने लड़के फील्ड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कितने लड़के फील्ड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और लिखा था कि ये संख्या बता रहा है, लड़कों क्या कर रहे हैं, संख्या बता रहा है कि कितने लड़के क्या कर रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। तो इसका हिंदी बनाएंगे कितने लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कितने लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो कितने का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया, और बॉयज के प्रयोग करके हमने जो क्या कर दिया है, और संख्या को बता रहा है कि लड़कों की क्या कर रहा है, संख्या बता रहा है कि कितने लड़के क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, तो गिन के ही बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हाउ मेनी का प्रयोग हम जो संख्या बताने के लिए क्या करते हैं। अब अगला है टेंस दिया है हाउ मच, इसका अर्थ होता है कितना, हाउ मच का भी अर्थ होता है कितना। अब लिखा है हाउ मच का अर्थ है कितना, यह शब्द परिमाणवाचक बताता है, परिमाण के बारे में बताता है, मतलब किसी जैसे दूध की मात्रा हो गई तो उसकी मात्रा के बारे में बताएगा। जैसे मान लिया अगर आपको उसका एग्जांपल देना है दूध के ही, जैसे हम प्रयोग करके लिख रहे हैं यहाँ पर हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग, या लास्ट में लिख देंगे। अब हाउ मच मिल्क इज ड्रिंकिंग, वो इसका हिंदी बनाएंगे तो वो कितना दूध पी रहा है, वह कितना दूध पी रहा है, मतलब दूध की क्या है, दूध की मात्रा बता रहा है, तो वो कितना दूध पी रहा है, और उसी मात्रा बताने के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव अगर बनाना रहे, इसी सेंटेंस का अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना रहे तो लिखेंगे हाउ मच मिल्क इज ही नॉट, हाउ मच मिल्क इज ही नॉट ड्रिंकिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जैसे इसका जब हिंदी बनाएंगे तो वह कितना दूध नहीं पी रहा है, वह कितना दूध नहीं पी रहा है, और फिर वही मात्रा बताया दूध की मात्रा के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे इज ही नॉट लगा कर रहे हैं। जब नॉट लगा देंगे तो कैसा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे थे तो कैसा सेंटेंस बना रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे। अब जो है आपको क्या परिमाण बता दिया, आपने संख्या या परिमाण के बारे में इसमें समझा, लिख देंगे आप परिमाणवाचक, परिमाणवाचक इसको आप लिख देंगे, परिमाणवाचक या संख्या दूध की मात्रा के बारे में आपको इसमें वर्णन किया गया है। अब लिखा है 11th है, लिखा है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव साइन लगाते हैं। जब प्रश्नवाचक सेंटेंस कहीं दे दे तो इसमें किस पे रहेगा, इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव भी रहेगा तभी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ वहां पर क्या करना है, लगाना है। इंट्रोगेटिव रहेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाएंगे, लेकिन अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी दे दे तो उसके साथ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर क्या करना है, लगाना है। तभी हम बता पाएंगे कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये जो है वाक्य है। ये आज आप सभी लोगों को जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और नियम के बारे में समझाया गया है। इसके अगले पार्ट में जो है आपको
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स और के बारे में, रूल्स और नियम के बारे में क्या करेगा, आपको समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।